हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें हम लोग फरवरी महीने से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंपाइल्ड वीडियो एक बनाया जा रहा है। फरवरी महीने का जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस थी उसको काफ़ी डीप में हम लोगों ने बैंकिंग मास्टर 3 बैच में पढ़ा हुआ था। पेड क्लासेस में काफ़ी डीप में जाके वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। बैंकिंग मास्टर 3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक ये कंप्लीट बैच है जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को हम लोग पढ़ते हैं काफ़ी डीप में जाके। इस पर्टिकुलर बैच में हम लोग वीकली बेसिस पर जो भी हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज़ होती है, करंट बैंकिंग वाली न्यूज़, वो हम लोग कवर करते हैं। पैरेलली हम लोग इसी क्लास में इसी बैच में बैंकिंग मास्टर 3 बैच में ही हम लोग बैंकिंग फाउंडेशन की भी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग बैंकिंग फाउंडेशन भी कराया जा रहा है आप लोगों को। साथ ही साथ में आरबीआई के जो सर्कुलर होते हैं, आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती हैं, वो भी आप लोगों को कराया जा रहा है काफ़ी डीप में जाके, ठीक है। और स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आप लोगों को कराई जा रही हैं। ब्रांच बैंकिंग से संबंधित अगर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो भी आप लोगों को इसी बैंकिंग मास्टर 3 बैच में कराई जा रही हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पर आप लोगों को हर वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो पीओ क्लर्क के लिए हो जाए, आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ क्लर्क के लिए हो जाए, या फिर स्केल 2 जीबीओ के लिए हो जाए, या फिर स्केल 3 के लिए हो जाए। काफ़ी डीप में, काफ़ी इन डेप्थ जाके हम लोग वहाँ पे चीज़ें करते हैं। आरबीआई के सारे सर्कुलर करते हैं, आरबीआई से रिलेटेड जो डाटा वगैरह होता है वो भी करते हैं, जो भी आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आरबीआई की जो रिपोर्ट वगैरह आती हैं वो भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं। फाउंडेशन की क्लासेस भी हम लोग बैंकिंग मास्टर 3 में ही कर रहे हैं। फाउंडेशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करें उसका सिलेबस जो है यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर आप लोग जाके देखेंगे। वहाँ पे मैंने डाल दिया है कि फाउंडेशन में क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप लोगों को मैं कराने जा रहा हूँ ये फरवरी महीने का रहेगा। डिटेल्ड क्लासेस इसकी पेड क्लासेस में ऑलरेडी हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें कराई गई हैं। उसमें से भी कुछ चीज़ें छांट के, कुछ सिलेक्टेड चीज़ें उठा के एक कंपाइल्ड वीडियो आप लोगों के लिए ये लेके आया जा रहा है। डीप में पढ़ना है अगर आप लोगों को तो बैंकिंग मास्टर 3 में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और नहीं तो फिर एक मोटा मोटा ओवरव्यू यहाँ पे मिलेगा। फरवरी महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो होंगे करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड वो हम लोग करेंगे। और ये जो अभी आईडीबीआई वाला एग्जाम लगा हुआ है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आईडीबीआई एग्जाम के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसी को ध्यान में रख के ये क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर मैं आ रहा हूँ, ठीक। तो ये कंपाइल्ड वीडियो रहेगा, फरवरी मंथ इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। और अब क्वेश्चन वगैरह हम लोगों को डिस्कस करना ही है तो फिर उसके लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलना होगा। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पूरी क्लास आप लोग देखना, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। एज पर द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज द इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपकमिंग एग्जाम है एसबीआई क्लर्क मेंस वाले और आईडीबीआई जैम वाले उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6.5% ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जो भी अपकमिंग एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस का है, आईडीबीआई जैम वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन से एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोनों एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 16th फाइनेंस कमीशन में किसको जो है अभी फुल टाइम मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। यानी कि इन तीनों लोगों को 16th फाइनेंस कमीशन में एज ए फुल टाइम मेंबर के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इन तीनों लोगों के नाम आप लोग याद रख लो, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डीप में चलेंगे हम लोग। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 4 लोगों को, नंबर ऑफ मेंबर्स की जो संख्या है 4 है, ठीक ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग में 4 लोगों को इंडक्ट किया हुआ है। 3 फुल टाइम मेंबर है, 1 पार्ट टाइम मेंबर है। जो क्वेश्चन में पूछा गया फुल टाइम मेंबर का, तो फुल टाइम मेंबर 3 है। इन तीनों फुल टाइम मेंबर के नाम दिए गए हैं। पार्ट टाइम मेंबर होता तो इसका आंसर कुछ और होता, ठीक ना। पार्ट टाइम मेंबर कौन है उसको भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले ये जो 3 लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला नाम है अजय नारायण झा जी का। तो अजय नारायण झा जी जो है वो ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं और ये 15वें वित्त आयोग के मेंबर भी थे। ये 15th फाइनेंस कमीशन के भी मेंबर थे और ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर भी रह चुके हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है वो दूसरा नाम आ रहा है एनी जॉर्ज मैथ्यू का। और ये एनी जॉर्ज मैथ्यू जी जो हैं ये
फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैं। तीसरा नाम आ रहा है निरंजन राजाध्यक्ष जी का, ठीक है ना। और ये जो निरंजन राजाध्यक्ष जी हैं ये अर्थ ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अर्थ ग्लोबल के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब ये अर्थ ग्लोबल क्या है? अर्थ ग्लोबल जो है ये एक पॉलिसी कंसल्टेंसी फर्म है। तो ये बात हो गई तीनों फुल टाइम मेंबर की ये बात हो गई, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर पार्ट टाइम मेंबर की बात करते हैं तो पार्ट टाइम मेंबर सिर्फ एक ही है, और वो पार्ट टाइम मेंबर है कौन? सौम्या कांति घोष। मैं लिख रहा हूं सौम्या कांति घोष, ये पार्ट टाइम मेंबर इनको इंडक्ट किया गया है। सिर्फ एक ही इकलौते हैं ये जिनको पार्ट टाइम मेंबर इंडक्ट किया गया है, और ये एसबीआई की ग्रोथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ठीक है। 16वें वित्त आयोग में जो भी चीज़ें पहले पढ़ाई गई हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको आप लोग रिकॉल कर लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा। 3 फुल टाइम मेंबर का नाम आप लोगों को बता दिया गया, 1 पार्ट टाइम मेंबर का नाम बता दिया गया। पीडीएफ में भी ये सब चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आप लोगों को आंसर करना रहेगा। श्री हारून राशिद खान जी को हाल ही में किस लघु वित्त बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में आयुर्वेद, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और होम्योपैथी यानी कि आयुष उपचार को कवर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये किस तारीख से प्रभावी होंगे ये इसमें पूछा गया है। ये जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये जो IRDAI के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, ये किस तारीख से प्रभावी होंगे ये इसमें पूछा गया है। 1 अप्रैल 2024 से, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू लॉन्च दी UPI एट एफिल टावर इन पेरिस टू फैसिलिटेट द एक्सेप्टेंस ऑफ UPI पेमेंट्स इन यूरोप, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL हैज रिसेंटली पार्टनर विद व्हिच ई-कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स प्लेटफॉर्म? लायरा नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। NIPL ने लायरा नेटवर्क के साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, और ये जो लायरा नेटवर्क है एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पार्टनरशिप क्यों की गई है? जिससे कि यूरोप में भी UPI एक्सेप्टेंस को बढ़ावा मिल सके, यूरोप में भी UPI फैसिलिटी लॉन्च की जा सके, यूरोप में भी UPI के माध्यम से ट्रांजैक्शंस वगैरह किए जा सकें। इस वजह से पेरिस के एफिल टावर पर इसे मतलब जो है लॉन्च किया गया था UPI एक्सेप्टेंस, ठीक है। जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की है? ये इसका हिंदी में मतलब है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाल ही में किस बैंक को कुछ अफ्रीकी देशों को दिए गए दशकों पुराने ऋणों पर भारत सरकार की गारंटी योजना लागू करने के बाद विदेश मंत्रालय ने 9013.72 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है? इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। किस बैंक को ये प्राप्त हुआ है ये इसमें पूछा गया है। बैंक का नाम बताना है आप लोगों को। इसका जो आंसर होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ अफ्रीकी देशों को दशकों पुराने दिए गए लोन्स पर भारत सरकार की गारंटी लागू करने के बाद में विदेश मंत्रालय ने एग्जिम बैंक को 9013.72 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। और ये ऋण जो है, ये जो दशकों पुराने ऋण थे, ये ऋण जो है फिनेंशियल ईयर 23-24 के दौरान डाउटफुल डेट के रूप में क्लासिफाइड थे। डाउटफुल डेट के रूप में ये क्लासिफाइड थे। थोड़ा और समझते हैं इसको। वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विदेशी देशों को इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम के तहत लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो LOC होती है, जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, ये एग्जिम बैंक के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो एग्जिम बैंक को अफ्रीकी देशों को दिए गए लोन्स पर NPA के कारण गारंटी लागू करना होता है, क्योंकि वो NPA वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी के चलते हुए मतलब ये पैसा जो है वो दिया गया है, ठीक। क्या याद रखना है आप लोगों को? ये अमाउंट याद रखना है, ये बैंक याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स याद रखना है, अफ्रीकन कंट्रीज याद रखनी है। यहाँ से इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे, एग्जाम में सही करके आओगे। क्रिसिल के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक कैपिटल एज ग्रोथ ड्राइवर, के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 और वित्तीय वर्ष 2031 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था
प्रति वर्ष कितने के औसत दर से बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है ना। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है 2024 से 2031 के बीच किस दर से बढ़ेगी, ये इसमें पूछा गया है। और ये रिपोर्ट जो है वो क्रिसिल की रिपोर्ट आई हुई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.7%। 6.7%, यहाँ पर 6.7% आ जाएगा, ठीक है ना। इस रिपोर्ट के हिसाब से, क्रिसिल की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 से लेकर 2031 के दौरान इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.7% पर ईयर के हिसाब से ग्रो करेगी, ऐसा अनुमान इसमें लगाया गया है। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड, यानी कि किस बैंक ने हाल ही में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एकीकृत डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। NCMC इंटीग्रेटेड डेबिट कार्ड किस बैंक ने भी हाल ही में लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। फेडरल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। हाल ही में किस कंपनी ने सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए एसेट AAA अवार्ड्स में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड जीता है, ये इसमें पूछा गया है। REC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस बैंक ने विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए सीमा पार शिक्षा भुगतान को आसान बनाने के लिए फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ में सहयोग किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में फ्लाईवायर कॉरपोरेशन के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, जिससे कि जो भी इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट को ईजिली कर पाएँ, उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाईवायर कॉरपोरेशन की यहाँ पर बात हुई है तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। फ्लाईवायर कॉरपोरेशन जो है ये एक ग्लोबल पेमेंट इनेबलमेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। और ये जो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट होगी वो जो भी पेमेंट होगा वो LRS गाइडलाइंस के तहत होगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम गाइडलाइंस के तहत में ही वो पेमेंट होगा। LRS गाइडलाइंस के हिसाब से एक फिनेंशियल ईयर में 2.5 लाख, ये याद कर लेना, ठीक है ना। एक फिनेंशियल ईयर में 2.5 लाख तक ही जो है वो रिमिट कर सकते हैं, कोई भी इंडियन जो होगा वो 2.5 लाख तक ही रिमिट कर सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। LRS की यहाँ पर बात हुई है तो LRS से रिलेटेड जो भी और चीज़ें होंगी जो पहले की क्लासेस में पढ़ाई गई होंगी या फिर जो आगे मैं पढ़ाऊँगा या फिर थोड़ा बहुत गूगल करके वहाँ से भी आप लोग चीज़ें देखते रहना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है, जो भी बैंक में ये IBPS क्वेश्चंस पूछ रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता चीज़ें भी पूछ रहा है जो कुछ आसपास में आ रहा है, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। द बैंकर टू एवरी इंडियन ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। दिनेश कुमार खारा ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं। H वेंकट चलम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। H वेंकट चलम अय्यर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और H वेंकट चलम अय्यर जी ने नवीन ताहिलियानी जी को रिप्लेस किया, ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है। और नवीन ताहिलियानी जी को जब रिप्लेस किया तो नवीन ताहिलियानी जी यहाँ से खाली हो गए, और यहाँ से खाली हो जाने के बाद में नवीन ताहिलियानी जी को टाटा डिजिटल का MD एंड CEO बनाया गया है। हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है रवि कुमार झा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वन लाइनर करेंगे। CCI ने ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में किस बैंक से 70% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक को 6 बैंकों में से प्रत्येक में 9.5% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI से मंजूरी मिली हुई है, ठीक है। RBI ने भी हाल ही में किस बैंक को ये मंजूरी दी है कि वो बैंक इन 6 बैंकों में, ये जो ऑप्शन में ये क्वेश्चन में दिए गए हैं, 9.5% तक का हिस्सेदारी अधिग्रहित कर सकते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर सी। HDFC बैंक को अभी हाल ही में RBI से ये अप्रूवल मिला हुआ है कि HDFC बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक और इंडसइंड बैंक में 9.5% तक की हिस्सेदारी अधिग्रहित कर सकता है। 1 साल के अंदर ये अधिग्रहण कंप्लीट कर लेना है, यानी कि 4 फरवरी
2025 तक की डेडलाइन दी गई है। इसके बीच में ये अधिग्रहण कर लेना है। सभी के सभी 6 बैंकों के नाम आप लोग याद रखना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल सकती है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कौन सी वो बैंक है जिसमें HDFC बैंक अधिग्रहण करने नहीं जा रहा है, या उसको उस बैंक में अधिग्रहण करने के लिए RBI से मंजूरी नहीं मिली है। तो चीज़ों को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना रहेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI से मंजूरी प्राप्त की है? RBI ने अभी किसी कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दिया हुआ है। कौन सी वो कंपनी है वही इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल A, B एंड C, यानी कि डेकफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जसपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और जोहो पेमेंट्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इन सब को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अभी हाल ही में RBI से मंजूरी मिली हुई है। As per the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Economic Outlook report, what is India's GDP forecast for financial year 24 and 25? GDP का क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा। 6.2% इज द राइट आंसर, 6.2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये बात हो रही है 24-25 की, लेकिन अगर फिनेंशियल ईयर 25-26 की हम लोग बात करें तो उसमें ये अनुमान 6.5% का लगाया गया है। ठीक है ना, ये अनुमान 6.5% का लगाया गया है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस तरीके से पूछा गया, 25-26 पूछा गया है या 24-25 पूछा गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम आप लोगों को बताना है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सारथी पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी, सारथी पोर्टल इज द राइट आंसर। RBI की फिनेंशियल ईयर 2024 की RBI की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार फिनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अनुमानित वास्तविक GDP क्या है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ये क्वेश्चन जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको डीप में पढ़ेंगे, इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन जितना एक्सप्लेनेशन मांगता है उस क्वेश्चन को उतना ही एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पहली चीज़, इस क्वेश्चन में GDP के बारे में पूछा गया है फिनेंशियल ईयर 2024 के लिए। इसका आंसर जान लो आप, 7% इसका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना, GDP का क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आने वाले एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। फिनेंशियल ईयर 2024 की ये 6वीं बाई मंथली MPC मीटिंग थी और 6वीं बार लगातार रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो जो पुराने रेट, पॉलिसी रेट्स वगैरह जो भी है, कुछ चेंज हुआ नहीं। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, नोट डाउन अगर आप लोग करना चाहें ना तो कर लेना। रेपो रेट जो है हमारा 6.5% का है। ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 3.35% का है। ठीक है ना। SDF की हम लोग अगर बात करेंगे तो SDF जो है हमारा 6.25% का है। SDF के बाद में अगर हम लोग MSF की बात करते हैं तो MSF जो है हमारा वो 6.75% का है। बैंक रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक रेट भी हमारा 6.75% का है। कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 4.50% का है। SLR की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा 18% है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पॉलिसी रेट्स है, इसको आप लोग याद कर लेना। इसके साथ साथ में CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन 2024 के लिए 5.4 अनुमानित है, 2025 के लिए ये 4.5% अनुमानित है। ठीक है। NSO, टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, नेसेसरी चीज़ों में उलझ नहीं रहे हैं, टू द पॉइंट करके एक एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स के हिसाब से 2023-24 के दौरान रियल GDP 7.3% रहने का अनुमान है। दूसरे पॉइंट्स की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल CBDCR सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्रामेबिलिटी और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन फंक्शनैलिटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है RBI के द्वारा। अगला पॉइंट ये कहता है डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क का भी प्रपोजल RBI के द्वारा इस मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग में दिया गया है। जल्द ही इस प्रपोजल को, इस फ्रेमवर्क को अच्छे तरीके से मतलब ड्राफ्ट करके जारी किया जाएगा। ठीक है। और ये जो डिजिटल पेमेंट ऑथेंटिकेशन है, ये प्रपोजल आ जाने के बाद में जो ट्रेडिशनल वन टाइम पासवर्ड OTP या फिर SMS बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है
उससे आगे की चीज़ें भी इसमें अडॉप्ट की जा सकेंगी। मतलब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, पेमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाएगा, और ज़्यादा बेहतर बनाया जाएगा, और ज़्यादा उन्नतशील टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है, सितंबर 2023 की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना, सितंबर 2023 में आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2023 की तुलना में, ठीक है ना, मार्च 2023 भी मैं लिख दे रहा हूँ, सितंबर 2023 में आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2023 की तुलना में बढ़कर 418.77 हो गया। ये बात हो रही है सितंबर की। तो मार्च में कितना था? मार्च में ये था 395.57। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है कि 2023 में 1.1 मिलियन, ठीक है ना, 2023 में 1.1 मिलियन साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर्ड किए गए। और ये 1.1 मिलियन जो केसेस रजिस्टर किए गए, इनकी पैसों में अगर हम लोग बात करें, मतलब इतने केस जो रजिस्टर्ड किए गए, ये कितने पैसों में थे, कितना वैल्यू का ये केस था? तो 7,488.6 करोड़, 7,488.6 करोड़ के रुपए के केसेस जो है 2023 के दौरान रजिस्टर्ड किए गए। और नंबर ऑफ केसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1.1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट ये कहता है कि इस मीटिंग के दौरान, एमपीसी की मीटिंग के दौरान, आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज को सभी रिटेल और एमएसएमई लोन के लिए बारोवर्स को की फैक्ट स्टेटमेंट, KFS, ठीक है ना, आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटीज को सभी रिटेल लोन और एमएसएमई लोन के लिए जो भी बारोवर होंगे, जो भी उधारकर्ता होंगे, उनको की फैक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए बोला है। ठीक है, और इस की फैक्ट स्टेटमेंट में लोन से संबंधित सभी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह डिटेल में रहेंगे। इनिशियली ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट है, ये कुछ ही प्रकार के लोनों के लिए रहेगा, और बाद में इसे धीरे धीरे सभी प्रकार के लोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन और सिक्योरिटी के लिए आरबीआई ने AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, फिनेंशियल इंक्लूजन और सिक्योरिटी के लिए आरबीआई ने AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को इन्हेंस करने का भी प्रपोजल रखा हुआ है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन इसकी जो है बाद में जारी की जाएंगी, और वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जारी कर लेने के बाद में सभी बैंकों के द्वारा इसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक, अगली एमपीसी की मीटिंग जो है वो 3 से लेके 5 अप्रैल के बीच में होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत डिटेल में बताई गई हैं। जीडीपी के क्वेश्चन मैंने इसमें फ्रेम करके दिया था, ये चीज़ें अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें और बताई गई कि क्या क्या ड्राफ्ट आरबीआई के द्वारा क्या क्या सर्कुलर आने वाला है, साइबर क्राइम केसेस कितने रजिस्टर्ड हुए, उन साइबर क्राइम केसेस की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से समझना, सुनना, और चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी, ना कुछ दिक्कत आ रही हो, तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लिया करो, चीज़ें सब कुछ समझ में आ जाएंगी। पीडीएफ में भी ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, इसको बेहतर तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली हुई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड को हाल ही में एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हासिल करने के लिए IRDAI से मंजूरी मिली हुई थी? और इसका जो आंसर है 100%, पूरी तरीके से एक्वायर कर लेगा। ठीक है, किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने, और इसका जो सही उत्तर होगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप ले रिमिट के साथ में साझेदारी की है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने, यस बैंक जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस वित्तीय संगठन ने क्रिसिल की फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप की प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया है?
ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रिसिल का एक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, जिसका नाम प्रभाव है। इस रिपोर्ट का नाम प्रभाव है। इसको कौन से फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में अनवील्ड किया हुआ है, कौन सी फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ने इसका अनावरण किया है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिडबी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग और एशियाई विकास बैंक के बीच आसाम में जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो गया। हिंदी में अगर क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा रहता है। दोनों में से किसी एक भाषा में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है, इसीलिए क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 200 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना, क्लाइमेट रिजिलियंट ब्रह्मपुत्र इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ये दिया गया हुआ है, फ्रेम। तो ये भी आप लोग याद रखना, इस तरीके से ये भी दिया जा सकता है। ये आसाम में प्रोजेक्ट है और पूरा नाम भी दिया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में भारत का यूपीआई हाल ही में यानी कि फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया? श्रीलंका और मॉरिशस, दो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है ना, दोनों देशों में मतलब ये लॉन्च किया गया है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1994 के धारा 35 बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से बैंकों के गैर कार्यकारी निदेशकों की पारिश्रमिक सीमा को 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये इसमें पूछा है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 लाख रुपए। 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए पर एनम कर दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। 10 लाख रुपए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में एसबीआई कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में अपनी भुगतान हिस्सेदारी जो है वो 4.99% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, ये इसमें पूछा है। 5.02%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलआईसी ने एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में अपनी जो हिस्सेदारी है, जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है, उसको 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दिया गया है। इलाज के लिए परेशानी मुक्त भुगतान प्रदान करने के लिए स्मार्ट भुगतान कार्ड के कार्यान्वयन के लिए किस बैंक ने हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 फरवरी 2024 को किस बैंक ने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है? ठीक है ना, कौन सी बैंक का 88th फाउंडेशन डे भी हाल ही में 10 फरवरी 2023 को मनाया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, दोनों देशों की तेज भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में आरबीआई के साथ संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर होगा नेपाल। सही उत्तर होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, हाल ही में किस कंपनी ने एनपीसीआई के साथ में रुपे नेटवर्क पर भारत का दूसरा यूपीआई सक्षम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। बीओबी कार्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 8 फरवरी 2024 को किस बैंक ने अपना 79वां व्यवसाय प्रारंभ दिवस मनाया? ठीक है ना, 89th है। ठीक है, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में अपना 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे सेलिब्रेट किया हुआ है। ठीक है, 89th, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, 90 से एक कम 89th, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। और 8 फरवरी को, ये डेट भी आप लोग याद रखना। ठीक है, ये डेट भी आप लोगों को याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो 89th आप लोग याद रखना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र याद रखना, और ये डेट भी आप लोग याद रखना। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 8 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे को सेलिब्रेट किया, और इस डे को इसने महापरिवर्तन दिवस 2.0 के रूप में पुणे महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया। किस नाम से, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, महापरिवर्तन दिवस
2.0। महापरिवर्तन दिवस 2.0 नाम से इसे सेलिब्रेट किया, पुणे महाराष्ट्र में इसे सेलिब्रेट किया गया। और इसी मौके पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 89 नंबर ऑफ नए डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी लॉन्च किया। 89 नए डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी लॉन्च किया गया इसी मौके पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। इस मौके पर एमएसएमईज को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट परचेज करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम को भी लॉन्च किया गया। कौन सी स्कीम है? महाबैंक इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम को भी लॉन्च किया गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा इसी मौके पर। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में ग्लास बैंगल इंडस्ट्री को रियायती ब्याज दरों के साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशल क्लस्टर स्कीम भी लॉन्च किया। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे कांच से बनी चूड़ियों की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, चूड़ियाँ आप लोग समझते होंगे, और इसी इंडस्ट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्पेशल क्लस्टर स्कीम भी लॉन्च किया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के एम्प्लॉयज़ को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अर्नड सैलरी एडवांस ड्रॉल्स स्कीम भी लॉन्च किया। ये सारे नाम पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ। और अभी जो बात हो रही है ये हो रही है राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अर्नड सैलरी एडवांस ड्रॉल्स स्कीम भी लॉन्च किया, ठीक है ना। अर्नड सैलरी एडवांस ड्रॉल्स स्कीम लॉन्च किया हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। टोटल 89 नंबर ऑफ सर्विसेज लॉन्च की गई हैं इस मौके पर। तो सारी सर्विसेज तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, नेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा भी होगा और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो जो चीज़ें जरूरी थी उसको यहाँ पे मैंने बता दिया है। कुछ एक और इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित पीडीएफ में भी मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लेना। वीडियो देखने के बाद में रिवीजन के टाइम पर एक बार आप लोग जब पीडीएफ से चीज़ों को पढ़ लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ पर बात हुई है तो पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एएस राजीव ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। वन फैमिली वन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में मैंने बताया, बीओबी, एसबीआई और बीओआई के बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने ग्रामीण और अर्ध शहरी महिलाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। वन लाइनर करेंगे, पे नियर बाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं। सही उत्तर हो जाएगा एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। आशीष विजयकर को हाल ही में किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। एसबीएम बैंक इंडिया ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने सिद्धार्थ रथ जी को सक्सीड किया हुआ है। सिद्धार्थ रथ जी ने अभी हाल ही में रिज़ाइन दे दिया, उसके बाद में एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी एंड सीईओ के रूप में आशीष विजयकर जी को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में भारत द्वारा गरीबी और भूख उन्मूलन सुविधा IBSF फंड में भारत द्वारा कितना वार्षिक योगदान दिया गया है? ये इसका हिंदी में मतलब है 1 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 मिलियन USD याद रखना, IBSF फंड याद रखना, इंडिया के द्वारा ये अमाउंट दिया गया है ये याद रखना। इससे ज़्यादा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका ने विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए भारत के साथ कितने जापानीज येन के आधिकारिक विकास सहायता ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर इसका हो जाएगा 232.209 बिलियन। 232.209 बिलियन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जीका ने अभी हाल ही में इंडिया के 9 प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन, ओडा लोन साइन किया हुआ है। और इस लोन का जो अमाउंट है ये है 232.2
209 बिलियन यूएसडी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। 9 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के नाम एक बार मैं फटाफट जल्दी से यहाँ पे आपको बोल दे रहा हूँ, और उसके लिए कितना लोन मतलब एलोकेट किया गया है, कितना लोन दिया गया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा। यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा सा डिटेल में भी दूंगा, तो प्रोजेक्ट के नाम वगैरह आप लोग पढ़ पाइएगा वहाँ से और अच्छे से। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट की बात करें हम लोग, तो जो पहला प्रोजेक्ट है वो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज़ 1। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट फेज़ 1 है, और इसकी 5वीं किस्त जो है दी गई है लोन के रूप में, और इसमें जो दिया गया है लोन अमाउंट कितना दिया गया है, 40 बिलियन जापानीज येन। ठीक है, दूसरे प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च कोहिमा, इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया है 10 बिलियन जापानीज येन का दिया गया है। तीसरा जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट चेंज रिस्पांस एंड इकोसिस्टम सर्विसेज इन्हेंसमेंट इन राजस्थान, इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया है 26.13 बिलियन जापानीज येन का दिया गया है। चौथे की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इन हरियाणा, इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया है 16.21 बिलियन यूएसडी का ये लोन जो है मतलब दिया गया। ये हो गया चौथा। ये 4 प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ में मैंने बोला था कि टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं, तो 5 और है। कौन कौन से हैं? 5वें प्रोजेक्ट की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो 5वां प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप एंड इनोवेशन इन तेलंगाना, इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया वो 23.7697 बिलियन जापानीज येन का दिया गया। ठीक है, बिलियन जापानीज येन का दिया गया। प्रोजेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के लिए जो मतलब ये 6वां प्रोजेक्ट है, और इसके लिए जो लोन दिया गया 49.85 बिलियन जापानीज येन का। 7वें की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 7 है इसका, इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया 15.56 बिलियन जापानीज येन। ठीक है, 8वें की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो नॉर्थ ईस्ट रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 3 है ये, और इसके लिए जो लोन अमाउंट दिया गया 34.54 बिलियन जापानीज येन। 9वें और लास्ट प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोजेक्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम इन उत्तराखंड, और इसके लिए जो लोन दिया गया है 16.21 बिलियन जापानीज येन का। ये 9 के 9 प्रोजेक्ट हो गए, और इनके लिए कितना कितना लोन दिया गया ये आपको बता दिया गया स्पेशल मतलब सेग्रीगेट करके अलग अलग। टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो टोटल ये लोन हो जाएगा, बाकी ये सब अलग अलग सबके लोन अमाउंट हैं प्रोजेक्ट के साथ में। सारे प्रोजेक्ट के नाम मैंने यहाँ पे बता दिए, पीडीएफ में उन सारे प्रोजेक्ट्स के नाम मैं दे भी दूंगा, वहाँ से भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है ना, मैं बार बार हमेशा से बोलता हूँ कि सही तरीके से क्लासेस करने का मतलब ये होता है कि एक बार आप वीडियो देखते रहिए मंथली बेसिस पर, जैसे वीकली बेसिस पर आप लोगों को वीडियोज़ आ रही हैं उस तरीके से आप लोग देखते रहिए, और उसके बाद में जैसे ही मंथ एंड कंप्लीट होता है पीडीएफ इसकी आपको अवेलेबल कराई जाती है, तो पीडीएफ एक बार पढ़ लिया करिए। तो उससे क्या होगा ना कि बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग वीडियो के टाइम पे देखे रहेंगे वो रिकॉल कर पाएंगे, कुछ एक इन्फॉर्मेशन और मिल जाएगी आप लोगों को, तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में मतलब घुसेंगी, याद रहेगा आप लोगों को कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मतलब हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, उससे आप रिलेट कर पाओगे तो याद रहेगा आपको, फिर एग्जाम में भूलने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर मॉर्गन स्टैनलीज रिसर्च रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया इकोनॉमिक्स macro indicators chart book strength in growth stability in macro fundamentals, what is India's GDP growth for financial year 24? मॉर्गन स्टैनली की इंडिया इकोनॉमिक्स मैक्रो इंडिकेटर्स चार्ट बुक ग्रोथ में ताकत मैक्रो फंडामेंटल्स में स्थिरता शीर्षक वाली शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 6.9% ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो 6.9% है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए है, लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पूछी जाएगी एग्जाम में तो उस कंडीशन में ये 6.5% होगा। ये दोनों आप लोग याद कर लेना। और ये जो रिपोर्ट आई हुई है मॉर्गन स्टैनली की है, रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है, और नहीं भी याद रखेंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाता है कि मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है, तो ये आप 6.9% उत्तर कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 पूछेगा तो 6.5% आप लोग को ये उत्तर लगाना होगा। केवीएस मनियन को हाल ही में किस बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भारत में निर्मित एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। फोन पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वन लाइनर ही करेंगे। फिनटेक स्टार्टअप पेमार्ट इंडिया ने हाल ही में भारत का पहला वर्चुअल एटीएम पेश करने के लिए कितने भारतीय बैंकों के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हैं, पहले इसका आंसर जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो पेमार्ट इंडिया है, इसने, जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, पेमार्ट इंडिया जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, इसने इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने के लिए, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। तो पेमार्ट इंडिया जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, ये इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है अभी हाल में, ठीक है। 5 भारतीय बैंकों के साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है पेमार्ट इंडिया ने, जिससे कि इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम लॉन्च किया जा सके, ठीक है। अब ये 5 बैंकें कौन कौन सी हैं, इनके भी नाम हम लोग फटाफट जान लेते हैं। पहला हो जाएगा हमारा आईडीबीआई बैंक, पहला होगा आईडीबीआई, दूसरा होगा हमारा इंडियन बैंक, दूसरा हो जाएगा हमारा इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक हमारा होगा तीसरा, चौथे की अगर हम लोग बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमारा होगा चौथा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ये हो जाएगा हमारा चौथा। पांचवें की अगर हम लोग बात करते हैं तो करूर वैश्य बैंक, ठीक है ना। तो ये 5 के 5 हो गए। इन पांचों के नाम आप लोग याद रखना, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, करूर वैश्य बैंक, ये पांचों के पांचों नाम आप लोग याद रखना। और यहीं पे ये बात खत्म नहीं होगी, ये 5 बैंकों के साथ में तो इनकी पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन पेमार्ट इंडिया जो है अभी 4 और बैंकों के साथ में बातचीत कर रहा है, टाई अप कर रहा है, जिससे कि आगे भी वर्चुअल एटीएम्स के लिए कोलैबोरेशन किया जा सके। तो आने वाले टाइम पर आपको 4-5 बैंकों के और नाम देखने को मिलेंगे, तो ये चीज़ नाम आप लोग याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पर वर्चुअल एटीएम की बात हो रही है तो कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके जानते हैं, और इसका जो ट्रांजेक्शन लिमिट वगैरह है वो भी थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करें वर्चुअल एटीएम्स की, तो मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है वो 100 रुपये की है। फिर से सुन लो, वर्चुअल एटीएम्स की ट्रांजैक्शंस की अगर हम लोग बात करें, ट्रांजैक्शन लिमिट्स की अगर हम लोग बात करें, तो मिनिमम विड्रॉल लिमिट जो है वो 100 रुपये की है। मैक्सिमम विड्रॉल रुपये की अगर हम लोग बात करें तो 2000 रुपये पर ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना 2000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है। और मंथली मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 10,000 रुपये, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तीनों का डिफरेंस समझो, फिर से बोल रहा हूँ, सुनना। अगर अभी तक मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुन रहे थे, खोए हुए थे कहीं पर किसी की यादों में, तो सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये जो वर्चुअल एटीएम है, इसके मिनिमम विड्रॉल की बात करें तो 100 रुपये का मिनिमम विड्रॉल किया जा सकता है। मैक्सिमम विड्रॉल जो है 2000 रुपये पर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, मतलब कि 2001 रुपये भी नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो है वो 2000 रुपये पर ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। और महीने भर में मंथली मैक्सिमम विड्रॉल जो लिमिट है वो 10,000 रुपये की है, यानी कि महीने भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉल नहीं किया जा सकता। चाहे 2-2 हज़ार करके आप 5 ट्रांजैक्शन कर लीजिए एक ही दिन, चाहे पूरे महीने भर के में मतलब इसको ख़त्म करिए, इसी हिसाब से आपको करना है। 2001 रुपये भी आप नहीं कर पाओगे, 2000 रुपये ही मैक्सिमम है, और मिनिमम जो था वो 100 रुपये आप लोगों को बता दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बनेंगे, ये ध्यान रखना। और ये जो सर्विसेज लॉन्च की गई हैं वर्चुअल एटीएम की, अभी पूरे इंडिया में नहीं लॉन्च की गई हैं। इनिशियली वर्चुअल एटीएम्स को सर्विसेज जो हैं वो कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस पर ही प्रोवाइड की जा रही हैं। कौन कौन सी वे जगह हैं जहां पर वर्चुअल एटीएम्स की सुविधाएं अभी मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं? चंडीगढ़ में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, चेन्नई में मिल रही है, मुंबई में मिल रही है और हैदराबाद में मिल रही है। ये 5 जगहें हैं जहां पर अभी वर्चुअल एटीएम की सुविधा मिल रही है। फेज वाइज मैनर में इसे आगे और धीरे धीरे बढ़ाया जाता रहेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था। मैक्सिमम चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, वो यहाँ पे बताई गई हैं। इसकी पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना, कुछ एक इन्फॉर्मेशन और एड ऑन वहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है, वो भी आप लोग एक बार देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी प्रोजेक्ट में फिनटेक इंस्टीट्यूट के विकास के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना परियोजना के लिए भारत को कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 23 मिलियन यूएसडी इज द राइट आंसर, ठीक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार 2024 के लिए
भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। 6.9% इज द राइट आंसर। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी एम.आर. कुमार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम.आर. कुमार की अगर हम लोग बात करें तो ये LIC के फॉर्मर चेयरमैन हैं। पेटीएम की मूल फिनटेक फर्म 19 कम्युनिकेशंस ने अपना नोडल खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक से किस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेटीएम क्राइसिस अभी चल रही है, आप लोगों को पता होगा, तो इस वजह से ये जो इसका नोडल अकाउंट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। RBI हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दैट द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर pre and post shipment rupee export credit was extended by the government of India till which date with an addition allocation of rupees 2500 crores। ठीक है, RBI ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत सरकार द्वारा प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना यानी कि IES को 2500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के साथ किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 जून 2024 ऑप्शन नंबर ए। 30 जून 2024 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30 जून 2024 तक इस स्कीम को बढ़ा दिया गया है। किस स्कीम को बढ़ा दिया गया है? इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग ध्यान रखना, एक डेट याद रखना, ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम वाली कि किस डेट तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा ये अमाउंट आप लोग याद रखना 2500 करोड़ रुपए वाला, ये भी पूछा जा सकता है। ये 2-3 चीज़ आप लोग यहाँ पे अभी याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, जिससे कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को, टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ये स्कीम है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसको जो है 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपको पता होगा। इसके साथ साथ 2500 करोड़ रुपए का एडिशनल एलोकेशन भी किया गया है फंड का, यानी कि 2500 करोड़ रुपए और इसके लिए, इस स्कीम के लिए एडिशनल फंड भी एलोकेट किया गया है। और ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसको पहले इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बोलते थे हम लोग, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के नाम से हम लोग इसको पहले जानते थे। इंटरेस्ट में बेसिकली छूट दी जाती है और ये स्कीम जो है पहले भी कई बार एक्सटेंड की जा चुकी है। ये स्कीम पहले भी कई बार एक्सटेंड की जा चुकी है, ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट टाइम जो है इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। ये स्कीम पहले से भी कई बार, 1-2 बार एक्सटेंड की जा चुकी है। इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इस स्कीम की बात करें तो ये स्कीम जो था 1 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 2015। PDF में पूरी डिटेल में भी मैं दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू लीजिए। 1 अप्रैल 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था ये स्कीम? ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, हालांकि पहले नाम इसका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम था, 1 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? एक्सपोर्टर जो कि चीज़ों को निर्यात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातकों को रुपए में, डॉलर में नहीं, ध्यान रखना, एक्सपोर्टर्स को रुपए में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि निर्यात ऋण प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। फिर से सुनो आप लोग, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक, एक्सपोर्टर यानी कि निर्यातक निर्यातकों को रुपए में, डॉलर में नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, निर्यातकों को रुपए में प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, शिपमेंट से पहले और शिपमेंट के बाद एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, निर्यात ऋण प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को 2015 में 1 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये जो स्कीम थी 5 साल के लिए ही थी। इनिशियली ये स्कीम 5 सालों के लिए था, यानी कि 31 मार्च 2020 तक के लिए ही ये था। फिर इसे 1 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, फिर कोविड वगैरह आया था तो एक्सटेंड कर दिया गया था। अभी फिर से एक्सटेंड करके इसे 30 जून 2024 कर दिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। RBI के द्वारा विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक और
प्राइवेट सेक्टर के जो भी बैंक हैं, जिसको कि हम लोग ये भी कह सकते हैं नॉन पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके तहत आरबीआई जो है इसको बेसिकली विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक और नॉन पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है। उन्हीं के माध्यम से ये जो है क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आरबीआई और डीजीएफटी के द्वारा ज्वाइंटली इस स्कीम को मॉनिटर किया जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आरबीआई एंड डीजीएफटी। डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये डीजीएफटी का फुल फॉर्म हो गया। डीजीएफटी और आरबीआई इन दोनों के द्वारा मिलकर इस स्कीम को जो है ज्वाइंटली मॉनिटर किया जाता है। इसके एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे हम लोग और जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस हैं, अगर यहाँ से कुछ बनता है तो ये हो जाएगा कि जो भी बैंकें निर्यातकों को रेपो रेट से 4% से अधिक, जो भी बैंकें निर्यातकों को रेपो रेट से 4% से अधिक की औसत दर पर लोन देंगे, उन्हें इस योजना के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ये 4% वाला अमाउंट भी आप लोग याद रखना है। ठीक है, एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखना। और अभी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट किसके लिए कितना कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रेट वगैरह नहीं पूछा जाता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ज़रूरी नहीं है कि किसके लिए कितने एचएस के लिए क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, एमएसएमईज के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, वो चीज़ें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं, इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। हालांकि पीडीएफ में थोड़ा सा इन डेप्थ में दे दूंगा, पीडीएफ में थोड़ा सा इन डेप्थ में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी वो चीज़ें आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे पढ़ा दिया। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में भी मैंने एक मोटा मोटा ओवरव्यू आइडिया दे दिया है। ठीक है, और बाकी जो भी है इसके बारे में पीडीएफ में भी थोड़ी बहुत मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको जाके पढ़िएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च एन ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर antecedent verification of potential borrowers, which bank has recently collaborated with the Central Economic Intelligence Bureau CEIB? संभावित उधारकर्ताओं के पूर्व सत्यापन के लिए एक स्वचालित खोज पोर्टल लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के साथ में सहयोग किया हुआ है, कोलैबोरेशन किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो मतलब हम लोग बात करें इसके पोर्टल की, तो बेसिकली पीएसबीज के लिए एक पोर्टल होगा जो कि बोरोवर्स का जो बैकग्राउंड है वो चेक करेगा, जैसे कि कोई एनपीए वगैरह तो नहीं है। फिर से समझो आप लोग, ये जो पोर्टल होगा ना, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल, ये जो पोर्टल का मैं बात यहाँ पे जिक्र हो रहा है, ये पोर्टल बेसिकली पीएसबीज के लिए होगा, जो कि बोरोवर्स का बैकग्राउंड वगैरह चेक करेगा। जो भी उधार करता होंगे, जो भी उधार लेने आएंगे, उनका बैकग्राउंड वगैरह चेक करके जल्दी से बता देगा उनका कोई एनपीए तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करके बैंकों को बता देगा, जिससे कि प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो सके। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ भी। क्वेश्चन का ये मतलब आप लोग याद रखना कि ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स, व्हिच बैंक, तो बैंक का नाम याद रखना एसबीआई और सेंट्रल इकोनॉमिक विजिलेंस ब्यूरो, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। ठीक है ना, क्यों कोलैबोरेशन किया हुआ है? जिससे कि एक ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल लॉन्च कर सके। ये जो ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल होगा ये क्या करेगा? एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स, जो भी पोटेंशियल बोरोवर्स होंगे उनका वेरिफिकेशन वगैरह करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको ध्यान से सुनते रहा करो, समझने की कोशिश किया करो। ऐसे नहीं कि मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुन के चले जा रहे हो, ये सब हिसाब किताब नहीं चलेगा, पढ़ने का तरीका बदलो आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। एसबीआई और सीईआईबी, एसबीआई और सीईआईबी दोनों मिलकर ज्वाइंटली इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, जिसकी मदद से पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोरोवर्स की डिटेल्स वगैरह चेक कर लेंगे, उसके बाद टाइम से फंड का डिसबर्समेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल की मदद से पीएसबीज को टाइम से एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। वो रिपोर्ट मिलने के बाद में क्या हो जाएगा कि पीएसबीज जो है अपने काम में तेजी ला पाएंगे। अगर भाई उनको एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये जो बात हो रही है
ये मिल जाती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर उनके कोई डाउट्स वगैरह नहीं रह जाएंगे, वो अपने काम में तेज़ी ले आ पाएंगे, उनका प्रोसेस में तेज़ी आएगी। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो धोखाधड़ी होती है, जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उससे भी बचा जा सकेगा। ठीक है, तो ये इस पोर्टल का बेसिकली फ़ायदा रहने वाला है। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित। नए बारोवर्स को 50 करोड़ रुपए, सुनते रहना ये लाइनें जो बोल रहा हूँ। नए बारोवर्स को, नए उधारकर्ता को 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक का लोन देने के लिए, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा ग्राहक हैं, ठीक है, नए बारोवर्स को 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का लोन देने के लिए, या फिर मौजूदा ग्राहक का अकाउंट एनपीए हो जाने की स्थिति में पीएसबीज को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि सीईआईबी से मंजूरी लेनी पड़ेगी लोन वगैरह फिर से देने के लिए। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, उसने 13 मई 2015 और 6 नवंबर 2019 को जारी किए गए अपने दिशा निर्देश में कहा है। ये सब ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान से सुनो आप लोग। लिमिट याद रखना 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक की। ठीक है, अगर कोई नया बारोवर है, उसको 50 करोड़ रुपए या फिर इससे अधिक का लोन देना है, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बारोवर है जिसका अकाउंट जो है एनपीए वगैरह हो गया है, उसको लोन देना है, ठीक है, इस कंडीशन में पब्लिक सेक्टर बैंक को सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ऐसा जो है, ये बात जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, उसके द्वारा 13 मई 2015 और 6 नवंबर 2019 को जारी नोटिफिकेशन में, जारी दिशा निर्देश में कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ साथ अगस्त 2022 में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ था, वो भी जानते हैं। अगस्त 2022 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन अगस्त 2022 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर सीईआईबी यानी कि सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएसबीज को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में डेजिग्नेटेड एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए बोला है, जिससे कि बैंकों से इजीली कम्युनिकेशन किया जा सके। ठीक है, फिर से सुन लो इस लाइन को। अगस्त 2022 में आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की रिक्वेस्ट पर सीईआईबी सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पीएसबीज को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में डेजिग्नेटेड एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए कहा है, जिससे कि बैंकों को इजीली कम्युनिकेट किया जा सके, बैंकों से इजीली कम्युनिकेशन किया जा सके। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिनेश कुमार खारा इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आप लोग अभी रिकॉल कर लीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। एएस राजीव ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि ये जो एएस राजीव जी हैं, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फॉर्मर एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं। फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं ये एएस राजीव। इन्हें अभी विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया है सेंट्रल बिजनेस कमीशन में। जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना 2014 से संबंधित कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने हाल ही में एसबीआई पर कितना जुर्माना लगाया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है 2 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आरबीआई ने अभी हाल ही में एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 का पालन नहीं कर रहा था, उसके दिशा निर्देशों का पालन एसबीआई नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई के द्वारा एसबीआई पर ये 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ साथ कैनरा बैंक का भी जिक्र कर लेते हैं। कैनरा बैंक पर भी कुछ जुर्माना लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। कैनरा बैंक पर 32.3 लाख रुपीस का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है, आरबीआई के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण। ठीक है, बस इतना याद रखो। कैनरा बैंक 32.30 लाख, एसबीआई 2 करोड़ रुपए।
इतने का जुर्माना लगाया गया, ये याद रखो। रीज़न इसका भी बता दिया गया है, इसमें कई सारे डायरेक्शंस थे, उसका पालन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी आप लोग मतलब याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी क्रेडिला में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया है। 90.01। एचडीएफसी क्रेडिला में अपनी 90.01% की हिस्सेदारी बेच देगा। हाल ही में किस बैंक ने प्रगतिशील खुदरा विक्रेताओं के लिए एक उन्नत ओमनी चैनल भुगतान मंच ओमनियम बनाने के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ में साझेदारी किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस कंपनी को आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी अमेज़ॉन पे इज़ द राइट आंसर। अमेज़ॉन पे को अभी हाल ही में आरबीआई से जो है पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। हाल फिलहाल में आरबीआई ने कई सारे कंपनीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया हुआ है, उन सबके नाम आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज की इस क्लास का। हाउ मच एडिशनल स्टेक इज गोइंग टू एक्वायर बाय द आईसीआईसीआई बैंक इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। 1.41%। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1.41%। फरवरी महीना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फरवरी महीने से रिलेटेड जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो सारी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है।